अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। आज ख़ास तौर पर दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसके हवाले से मुझे गुफ्तगू करनी है इस नशिस्त में। एक तो पहली चीज़ ये है कि इस मौजूदा हुकूमत ने बम को लात मारने का हतमी फ़ैसला कर लिया है और उनकी पूरी ख्वाहिश है कि वो बम को लात मारें चलते हुए, और वो बम कौन सा है और वो लात मारने से उन्हें क्या नुकसान होने वाला है, इसके हवाले से मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और साथ ही साथ एक और चीज़ वो ये कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म जो हैं, उन्होंने एक दफ़ा फिर से ग्रैंड डायलॉग जैसे बड़े ज़बरदस्त आइडिया को फ्लोट किया है और जनाब ये दावत दी है तमाम स्टेक होल्डर्स को कि हमें इस वक्त जो मुल्क है बड़े मुश्किल हालात में है, बड़ी ऐसी सिचुएशन है कि ग्रैंड डायलॉग जो है वो इस वक्त तकाज़ा है वक्त का कि हम सबको बैठना चाहिए और ग्रैंड डायलॉग करना चाहिए, और उसमें वो सबको दावत दे रहे हैं। तो ये ग्रैंड डायलॉग क्या है, इसकी हकीकत क्या है, और ये ग्रैंड डायलॉग किससे और क्यों करना चाहते हैं, इसके मकसद क्या हैं और इसका बैकग्राउंड क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगी आज के इस ख़ास व्लॉग में। सबसे पहले तो मैं ये इसी से बात शुरू कर लेती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब, ज़रा आप इनकी सियासत देखिए, थोड़ा सा आप रिकॉल कीजिए। और शहबाज शरीफ साहब का जो एक ओवरऑल इमेज था वो ये था कि जी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हार्ड वर्कर हैं, डिलीवर करना जानते हैं, परफॉर्मर हैं। और थोड़ा सा जो नेगेटिव लोग बात करते थे वो ये थे कि जी ये वन मैन आर्मी हैं, अपनी पावर्स जो हैं वो डाइल्यूट नहीं करते। जब वज़ीर आला पंजाब के तौर पर काम करते रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर पावर्स इनके अपने हाथ में थी, वन मैन शो होता था सूबे में, और वो जो काम करते थे तो उसमें वो भरपूर अपनी एनर्जीज़ देते थे, आइडियाज़ देते थे। और साथ ही साथ ऑप्टिक्स के मामले में बड़े कॉन्शियस हैं, और हमेशा हम देखते थे कि जनाब वक्त पर मंसूबे मुकम्मल करने हों, किसी को ताही में किसी को मुअत्तल करना हो, बारिशों में बूट पहन के जाना हो, या किसी चीज़ का इफ्तिताह करना है, कोई गरीबों में कुछ बांट रहे हैं तो वहाँ पर लोगों को दस्ते शफ़क़त रखना हो, बहुत सारी चीज़ों में वो ऑप्टिक्स का बड़ा ख्याल रखते थे हमेशा। और इस तरह से वो बड़े एक्टिव वज़ीर आला के तौर पर जो थे वो जाने जाते थे। लेकिन जनरली आप उनकी अगर कभी गुफ्तगू सुने, कोई इंटरव्यू सुने, कोई आप उनकी लेक्चर सुने या कोई उनकी कन्वर्सेशन देखें, मैं एक चीज़ को हमेशा महसूस करती थी कि कमी क्या है कि कहीं पर भी मुझे कोई आइडियोलॉजी नज़र नहीं आती थी, कभी कहीं मुझे कोई विज़न नज़र नहीं आता, कभी मुझे कहीं कोई उसूल की बात करते नज़र नहीं आते। यानी उनकी जो सियासत है सारी, वो मैं इस बात से इख्तिलाफ़ नहीं कर रही, पंजाब में उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और जो उन्होंने अच्छे काम पंजाब में किए हैं उसका क्रेडिट भी उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक अब ज़रा उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाह रही हूँ कि आप ये देखिए कि उनकी सारी सियासत में उसूल की कोई चीज़ नहीं है। वो हमेशा खुद ये बात कहते हैं कि वो एक ब्रिज का किरदार अदा करते रहे, हमेशा मसलहत पसंदी, हमेशा यानी गलत या सही, रॉन्ग और राइट के दरमियान आपने कहीं स्टैंड लेना होता है, स्टैंड लेने वाला कोई चक्कर नहीं है। वो हमेशा कोशिश करेंगे कोई बीच का रास्ता निकालूं, कोई बैकडोर रास्ते हो जाएं, किसी तरह से मसलहत हो जाए, कोई ब्रिज बन जाऊं, या कोई चीज़ें वे आउट निकाल के मिट्टी पालें, और इस टाइप की चीज़ें, मतलब मैनेज करने की कोशिश करने वाले जो लोग होते हैं ना, जो एक वो वाला उनका कैरेक्टर हमेशा से हमें दिखा है। शहबाज शरीफ साहब की आप अगर पॉलिटिक्स देख लें, उसमें वो कहीं पे भी, मतलब आप नवाज शरीफ साहब के इस बात पे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं कि वो झूठे या सच्चे, लेकिन वो कभी ना कभी कोई नज़रिए के साथ उभर ही आते थे। चलें जी वोट को इज़्ज़त दो, जैसे भी उन्होंने बाद में उसको इज़्ज़त दी वो एक अलग डिबेट है, लेकिन कोई उसूल का नाम लेकर कुछ कोशिश तो की उन्होंने कि वो कोई बाहर निकलें। कभी वो एकदम एंटी एस्टेब्लिशमेंट और कभी बड़े नज़रियाती बनकर वो बड़ी रूल्स और रेगुलेशंस और आइन के ऊपर चलने, और ये वो बड़ा मतलब वो अपना कोशिश करते थे कि अपने आप को एक नज़रियाती लीडर के तौर पर साबित कर सकें। अब आप उनसे लाख इख्तिलाफ़ कर लें कि वो नहीं कर सके, या जो भी उनकी थी कॉम्प्रोमाइज़ वो भी करते थे, लेकिन बहरहाल वो कुछ कम से कम दिखाने की हद तक, बात की हद तक करते थे। शहबाज शरीफ साहब ने तो माशाल्लाह से कभी क्लेम ही नहीं ना किया कि जी हमने कभी इस चीज़ के ऊपर, वो हमेशा आपको क्या बात करते नज़र आएंगे कि जी रास्ता निकालें, आएँ मिल बैठें, सब कुछ भूल जाएं, जिसने जो कमाया सब अपने पास रखें, कोई टेंशन नहीं है, जिसने जो चोरी की कोई मसला ही नहीं है, आएँ मिल बैठें, चार आप ये पाए खाएं, ये निहारी खाएं, आएँ ज़रा बैठें, कोई अच्छी अच्छी बातें करें, बस वो आपको यही कुछ करते नज़र आएंगे। और आज भी ये जो उन्होंने आपको दावत दी है ना स्टेक होल्डर्स को कि जी आएँ आकर ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, तो आएँ जी मिलके ग्रैंड डायलॉग करते हैं, ये कोई इनकी पहली ऑफ़र नहीं है। अब मैं ज़रा फिर एक दफ़ा आपको माजी में ले जाना चाहती हूँ। आप देख लीजिए, चाहे मिसाक़े जमहूरियत की बात हो तो वो क्या था मकसद, क्या वो मिसाक़े जमहूरियत डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए था?
हरगिज़ नहीं। उसमें भी वो बेसिकली जो उस वक्त के जनरल परवेज़ मुशर्रफ सदर थे, आमिर थे, डिक्टेटर थे, उनके साथ नेगोशिएशंस करने से पहले इन दोनों बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और PMLN ने ये अकॉर्ड साइन किया था आपस में मिल बैठकर, और बहुत सारी चीज़ें तय करके अपने केसेस वेसेस ख़त्म करवानी। वो पर्सनल मफाद के लिए उनके सारी चीज़ें थी। जो उसमें डेमोक्रेसी के ऊपर उन्होंने 2-4 दिखाने के लिए शिकें डाली थी, उन पर तो उन्होंने खुद कभी अमल नहीं किया दोनों जमातों ने। तो वो भी बेसिकली क्या था, आपस की सेटलमेंट थी, मुकमुका की पॉलिसी, चीज़ों को आगे लेके चलने के लिए। ये नहीं कि भाई जिसने जो किया उसको जज़ा सज़ा मिले, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, जो उसूल है वो उसूल है, जो नज़रिया है वो वहीं खड़ा। नहीं, आप सिर्फ ये कहते हैं आए जी आए मिल बैठे हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं और चलें अपने अपने घर को चलें, जिसने जो किया कोई मसला नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। आप मिसाक़ जमहूरियत से निकल कर उधर आ जाइए कि जब इन्होंने मिसाक़ मईशत की बात की है, जब इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट संभाली, अब इन्हें पता था हमारे ऊपर केसेस हैं, तो आप अच्छे सच्चे और बड़े वो वेल विशर स्टेट्समैन बनने के लिए साथ ही जी हम मिसाक़ मईशत की दावत देते हैं, तो ये है तो वो है। भाई मईशत को इस हाल तक पहुंचाने वाला कौन था? जब आप इस मईशत को इस हाल तक पहुंचाने वाले हैं तो अब आपसे वो क्या सजेशंस लें? अगर आप इतने ही सजेशन से भरे हुए होते और इतने आपके पास हल होते तो क्या वो खुद ना कर लेते अपनी गवर्नमेंट में? इससे पहले किसकी गवर्नमेंट थी? इमरान खान के आने से पहले किसकी गवर्नमेंट थी? तो आप उस वक्त वो कर लेते ना, क्यों नहीं किया? तब इमरान खान साहब ने जब गवर्नमेंट संभाली तो वो आके ये क्यों रो रहे थे कि हमें ये हाल मिला है? भागते फिर रहे थे वो कि जनाब कोई सऊदी मदद कर दें, कोई IMF के पास जाना है, कोई ये करना है वो करना है, 100 उनके आगे मसले मसाइल थे। तो आपने क्या बहुत अच्छी हालत में मईशत दी थी? और अगर आप इतने ही तुर्रम खान थे तो आप लोगों ने अपने दौरे हुकूमत में तब क्यों ना कर लिए? अब जब उनकी गवर्नमेंट आई, अब पता था कि उन्हें मसले मसाइल तो हैं ही हैं, चलो हम ये फ़ायदा करते हैं कि इनसे अपने रिलैक्सेशंस लेते हैं और इनके साथ एक फ्रेंडली ऑपोजिशन करेंगे, इनको हम ये तासुर दे देते हैं। इस पूरी जो ऑफ़र थी उसका नाम उन्होंने मिसाक़ मईशत रखा था कि आइए हमारे साथ मिसाक़ मईशत कर लीजिए, हम आपको तंग नहीं करेंगे। ये बेसिकली दिखाने के लिए एक फ़रेब होता है कि जनाब ये हम तो बड़े स्टेट्समैन हैं, हम तो अभी भी मुल्क की मईशत की बात करते हैं। अगर ऐसी ही बात होती तो भाई पहले मईशत इस हाल तक पहुँचती नहीं। अच्छा चलिए फिर आगे चले जाइए। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को इन लोगों ने फ़ैसला कर लिया कि गिराना है, तो तब ये आपको मुख्तलिफ़ चैनल्स पर मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में कौमी हुकूमत के नाम की बात। अब वो कौमी हुकूमत भी बड़ा दिलफरेब वर्ड है देखने में जी, बड़ा कोई स्टेट्समैन बंदा है जो आके बात कर रहा है जी कौमी हुकूमत बनाएं, सब मिल बैठे हैं और ये वो। भाई सब मिल बैठे तो आप तो सब पहले ही मिले बैठे हैं। अब ये हुकूमत है, ये क्या है? ये कौमी हुकूमत नहीं है। इसमें तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन नहीं, बाकी तो सारी जमातें आपके साथ हैं। तो अब आपकी ये कौमी हुकूमत ही है, तो फिर इसमें और कौन सी गुंजाइश रह जाती है कि जिसकी आप कौमी हुकूमत की गर्दान लाप रहे थे? चलिए वो आपने अब बना ली। अब आप जब कौमी हुकूमत बना चुके हैं, जो आपके नज़दीक कौमी हुकूमत है, तो फिर अब आपसे मसले क्यों नहीं हल हो रहे? अब आप फिर नया एक शोशा लेके आ गए हैं कि जनाब ग्रैंड डायलॉग कर लेते हैं। ये जो ग्रैंड डायलॉग हैं ये आपको बहुत सुनने में अच्छा नाम लग रहा है जी, ग्रैंड डायलॉग, बड़ा कोई ज़बरदस्त आइडिया लेके आप आ गए हैं। ये भी वही आपका ठोस आइडिया है, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें आपसे अब संभल नहीं रही। आपको चाहिए एक एग्जिट स्ट्रेटजी। उसके लिए आप चाहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और मिल बैठ के कोई जो है वो रास्ता निकालें, सबको फेस सेविंग मिल जाए, सबकी विन विन सिचुएशन हो जाए, कोई पकड़ा ना जाए, कोई जकड़ा ना जाए, किसी की कोई पूछगछ ना हो। ये आपका ग्रैंड डायलॉग का मकसद है। और ग्रैंड डायलॉग आपने करना किससे है? आपने सियासी जमातों से करना है, वो तो सारी आपके साथ बैठी हैं। आपने एस्टैब्लिशमेंट से करना है, वो तो पहले ही न्यूट्रल्स आपके साथ बैठे हुए हैं। वैसे ये भी एक अजीब बात है कि जो आपके साथ हैं उन्हें हम न्यूट्रल्स कह रहे हैं, लेकिन चलें वो तो आपके साथ हैं। कोई भी हुकूमत होगी वो तो कहते हैं जी हम उनके साथ हैं, तो वो भी आपके साथ बैठे हुए हैं। और आपने क्या इलेक्शन कमीशन है, वो भी आपके साथ बैठा हुआ है। आपको किससे ग्रैंड डायलॉग करने हैं? सारे तो आपके साथ हैं स्टेक होल्डर्स। आ जाती है बारी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो बेसिकली आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कह रहे हैं कि आओ डायलॉग करो। तो उनसे आप क्यों कह रहे हैं? आप उनसे सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस हुकूमत को अभी तक जो वैलिडिटी चाहिए थी, जो एक जवाज़ चाहिए था कानूनी, वो उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। और आपको मालूम है ये चीज़ कि आपसे ये चीज़ें संभल नहीं रही हैं, और उनकी जो एजिटेशन है वो किसी भी वक्त आकर आपके ऊपर हमला आवर हो सकती है और आपकी हुकूमत को चलता कर सकती है। और फिर आपके लिए आगे भी मुश्किलात ही होंगी। सिर्फ यही नहीं कि हुकूमत जाएगी, बल्कि आगे भी कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। तो इस वजह से अब आपने जो ये तरमीमें नैब में करनी थी, जो आपने अपने मसले मसाइल सारे सॉर्ट आउट करने थे, वो कर के और अब आप कह रहे हैं जी आए ग्रैंड डायलॉग कर लें। तो भाई फिर अगर इतने ही आप सच्चे थे ग्रैंड डायलॉग में, पहली बात तो ये कि अगर आप ग्रैंड डायलॉग के इतने हामी होते तो आप पहले ये ज्यादती ना करते जो आप लोगों ने की।
یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ میں کسی کو پہلے تھپڑ مار دوں اور اس کے بعد میں بولوں آؤ بھائی میرے ساتھ ڈائلاگ کر لو، تو وہ پھر میرے ساتھ ڈائلاگ نہیں کرے گا، وہ میری ڈنڈا ہی اٹھائے گا۔ تو آپ نے پہلے ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کے لوگوں کو چرایا، بلایا، پھسلایا، جس طرح بھی ان کے ساتھ شامل کر کے ان کی حکومتیں گرائیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے اب ان کے ساتھ اچھے بن رہے ہیں، اور اپنا اچھا فیس دکھانے کے لیے اب آپ کہہ رہے ہیں ہم تو گرینڈ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، ہم تو آج بھی کہتے ہیں اپوزیشن آئے اور آ کے بیٹھے اور مل بیٹھ کے۔ اب آپ کو مل بیٹھنا یاد ہے؟ بھئی پہلے آپ نے جو زیادتی کی ہے اس کا ازالہ تو کریں، پھر اس کے بعد بات کریں۔ اور اب مزے کی بات، اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے، اب میں ذرا بم کی طرف بھی آ جاؤں جس کا میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا، کہ آپ نے زیادتی بھی کر لی اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رونے بھی نہیں دینا۔ یہ وہ بات ہے، یعنی وہ آپ نے چلتی حکومت کو گھر بھیج دیا جس طرح بھی، اور اس کے بعد اکثریتی جماعت کو اقتدار سے آؤٹ کر کے اس کے بعد وہ احتجاج کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کا لانگ مارچ پر جو حالات کی ہیں وہ آپ کے سامنے، اور ایسے ماحول میں آپ نے ہر طرح کی کوشش کر لی کہ آپ عمران خان صاحب کے اوپر چاہے ان کو دبانے کے لیے گرفتاریاں کریں، مقدمے کریں، ان کے لوگوں کو آپ نے جس طرح سے زد و کوب کیا، ہراساں کیا، وہ ساری چیزیں کیں، ان کے اوپر نام نہاد جس طرح کے مقدمات بنائے، اور اس کے بعد ایسا ماحول کریٹ کرنے کے بعد جو پھر آپ نے لفظی ماشاءاللہ وار کیے، وہ تو خیر عمران خان صاحب بھی کم نہیں کرتے، لیکن آپ لوگ اگر بات کر رہے ہیں جی گرینڈ، وہ تو چلیں آپ لوگوں نے وہ لیبل لگا دیا ہوا نا کہ وہ تو ہیں ہی بڑے شعلہ بیاں اور بڑے، انہوں نے کو پتہ نہیں سوشل میڈیا پہ بڑی بدتمیزی مچا دی ہوئی ہے، تو ان کو تو آپ ایک طرف کر لیں، آپ تو بڑے مہذب ہیں نا، تو آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں اور کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ بھئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ گرینڈ ڈائلاگ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کی اکانومی سٹیبل ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ آ کر بیٹھیں، تو اس کا کیا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ ان کے اوپر پہلے دھاوا بول دیں اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کے وزیر داخلہ جو ہے اشتعال انگیز حد تک بیانات دیں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو اسٹیٹس مین ہیں، ہم تو گرینڈ ڈائلاگ کی بات کریں؟ وہ پھر آئیں گے ایسے ماحول میں آپ کے ساتھ گرینڈ ڈائلاگ کرنے؟ تو گرینڈ ڈائلاگ اور کچھ نہیں ہے، وہ صرف آپ کی فیس سیونگ کا ایک وہ راستہ ہے، آپ صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جناب ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم تو ابھی بھی گرینڈ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں۔ اگر گرینڈ ڈائلاگ واقعی آپ کرنا چاہتے ہوتے تو آپ اتنی یہ زیادتی نہ کرتے۔ اب جو میں بم کی بات کر رہی ہوں، میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ ان کی گرفتاری کا جو معاملہ ہے یہ ایک بم ہے جس کو یہ لات مارنا چاہتے ہیں۔ ایک تو رانا ثناءاللہ صاحب کے جو یہ بیانات ہیں انتہائی ظاہر ہے کہ متنازع قسم کے وہ بیانات دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تشویش ہے پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کی، کہ جناب یہ ان کو سیکیورٹی کبھی لے دیتے ہیں، کبھی دے دیتے ہیں، کبھی کم کر دیتے ہیں، اور کچھ مشکوک افراد بنی گالہ کے ارد گرد جو ہے وہ ہمیں یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ دیکھے گئے ہیں، جس کے بعد سے ظاہر ہے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے کارکن مضطرب ہیں، بے چین ہیں، پریشان ہیں کہ ان کو وہ ڈیو سیکیورٹی وہاں پر نہیں دی جا رہی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی خیبر پختونخوا میں کافی دیر عمران خان صاحب نے اسٹے کیا، لیکن ایونچولی وہ بنی گالہ آ گئے۔ تو اب رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک تو آپ کی بیل ہے ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ کو ہم گرفتار کر لیں گے۔ تو یہ کیا اتنا ایزی ہوگا کہ آپ آئیں گے اور عمران خان صاحب کو ہتکڑیاں لگائیں گے اور اپنی جو انا ہے اس کی تسکین کریں گے، اور اس کے بعد تالیاں بجاتے اور مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے آپ خوش ہو کے بغلیں بجائیں گے کہ جناب دیکھا بڑا ترم خواہ بنتا تھا، میں نے گرفتار کر لیا؟ اٹس ناٹ دیٹ ایزی۔ یہ وہ بم ہے جس کو اگر آپ نے لات ماری تو پھر شاید اس بم کا جو نقصان ہے، جو دھماکہ ہے، وہ بہت کچھ اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو اس چیز کے لیے بڑا کیئرفل ہونا پڑے گا آپ کو، اور آپ کس چیز پہ گرفتار کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو یہ بھی سوچ کے رکھیں۔ اگر وہ واقعی اشتعال انگیزی چاہتے ہوتے تو وہ پھر اس وقت ان کے لیے وہ بڑا آسان تھا، اس وقت لوگ ان کے ساتھ تھے، وہ انہیں کچھ کہتے، اگر وہ چاہتے وہ وہاں صرف رکنے کا ہی فیصلہ کر دیتے، اشتعال انگیزی ہو جاتی۔ وہ نہیں چاہتے تھے، وہ اس لیے واپس آ گئے۔ تو اب برائے مہربانی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، عدالت بھی آپ کو بار بار اس بارے میں محتاط کر رہی ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ملکی حالات کیا تقاضا کر رہے ہیں، لوگ پہلے ہی غصے میں ہیں، اوپر سے آپ ان کو مہنگائی کے بم پہ مم مار رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ کا عذاب لوگ جھیل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اب آپ یہ نیا اپنے لیے ایک محاذ کھول لیں گے انہیں گرفتار کر کے، تو جو لوگ بیٹھے ہوئے بھی رہ گئے ہیں وہ بھی سارے باہر آ جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسی انارکی کی سچویشن بن جائے گی، کیوس کی سچویشن بن جائے گی کہ جس کے لیے آپ کی اسٹیٹ مشینری تھوڑی پڑ جائے گی۔ آپ کائنڈلی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور تھوڑی سی فہم و فراست اور تدبر کا مظاہرہ کریں۔ اور شہباز شریف صاحب جو بڑے جینون اپنے طرف سے وہ بنتے ہیں کہ مصلحت پسند ہیں اور بڑے مفاہمت پسند ہیں اور یہ چیزیں، ان کو بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ایسی کوئی مشکل اپنے مزید گلے میں مت ڈال لیجئے۔ پہلے ہی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کمال کیا ہوا ہے مشکلوں کا،
اپنے گلے میں ڈالنے کا، اب اس میں مزید اضافہ نہ کریں۔ اتحادی حکومت کو بھی اس سلسلے میں چاہیے کہ وہ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرے، کیونکہ اس طرح کی جو بھی سچویشن بنے گی تو وہ خالی ملبہ پی ایم ایل این پہ نہیں گرے گا، اس میں آپ سب شریک ہوں گے، سب مطلب سب سٹیک ہولڈرز۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے، اللہ حافظ۔